इसमें प्लाज्मा मेम्ब्रेन या जीव द्रव झिल्ली, प्लाज्मा मेम्ब्रेन या जीव द्रव झिल्ली। ठीक है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन या जीव द्रव झिल्ली। फटाफट लिखते जाएंगे। यह वह मेम्ब्रेन होती है, यह वह मेम्ब्रेन है जो साइटोप्लाज्म मतलब कोशिका द्रव्य एवं कोशिकांगों के चारों ओर पाई जाती है। यह वह मेम्ब्रेन है जो साइटोप्लाज्म एवं कोशिकांगों के चारों ओर पाई जाती है। साइंटिस्ट नेम मैंने नहीं लिखवाए क्योंकि इसमें कोई जरूरत नहीं है, साइंटिस्ट नेम वगैरह इसमें कोई आते नहीं है। ठीक है, नहीं तो इसको सबसे पहले अच्छा ये बताएंगे कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन की उपस्थिति जंतु कोशिका में सबसे पहले किसने बताई थी? स्वान। राइट, तो आप ध्यान रखना स्वान वाले पार्ट से, इसलिए स्वान के उसमें दिया हुआ, तो थोड़ा एनसीईआरटी के पढ़ने के हिसाब से मैंने फिर से बता दिया और मेरे ख्याल से अपन लिख चुके हैं। ठीक है, स्वान ने ही पादप कोशिका में सेल वॉल बताया और जंतु कोशिका में प्लाज्मा मेम्ब्रेन आउटर लेयर के बारे में उन्होंने नहीं बताया था, बाहर स्तर के बारे में। तो यह वह मेम्ब्रेन है जो साइटोप्लाज्म एवं कोशिकांगों के चारों ओर पाई जाती है। ठीक है, इसके बाद इसके गुण या प्रॉपर्टी अपन ले लेते हैं। राइट, पहला नंबर है लिपिड प्लस प्रोटीन की बनी, लिपिड प्लस प्रोटीन। राइट, या फॉस्फोलाइपोप्रोटीनस कहते हैं, फॉस्फोलाइपोप्रोटीन की बनी। राइट, पहला नंबर लिपिड प्लस प्रोटीन की बनी। आप लोग हिंदी वही लिख सकते हैं जो मैं इंग्लिश में बोल रहा हूं, लिपिड प्लस प्रोटीन की बनी, फॉस्फोलाइपोप्रोटीन। ठीक है, दूसरा सिलेक्टिव परमेबल, चयनात्मक पारगम। चयनात्मक पारगम झिल्ली होती है, सिलेक्टिव परमेबल। चयनात्मक पारगम, चयनात्मक पारगम। अब हिंदी तो मुझे नहीं लिखनी पड़ेगी ना, बोले सर चयनात्मक पारगम लिख करके दिखाओ। ठीक है, तो चयनात्मक पारगम के लिए। फिर इसके बाद नेक्स्ट और इसकी जो प्रॉपर्टी है वो लिखते चले जाएंगे। हाइड्रोफिलिक होती है, जल स्नेही, हाइड्रोफिलिक, जल स्नेही होती है। राइट, लिपिड अणु के हेड बाहर साइड होते हैं इसलिए जल स्नेही होती है। राइट, जल स्नेही इसलिए होती है क्योंकि लिपिड के अणु, इसलिए बना लो एज अ ड्रॉपर, आप लोग इस टाइप से पढ़ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ज्यादा अपन पढ़ा सकते हैं क्योंकि लिपिड के जो अणु होते हैं ये जल स्नेही होते हैं। तेल जो है वो हाइड्रोफोबिक, जल विरागी होती है। जल स्नेही, जल विरागी। राइट, ये सेमी लिक्विड या क्वासी लिक्विड मॉडल है। अर्ध तरल संरचना, अर्ध तरल संरचना मतलब सेमी या क्वासी लिक्विड स्ट्रक्चर, सेमी या क्वासी लिक्विड स्ट्रक्चर होता है, अर्ध तरल संरचना होती है।
राइट। हालांकि और आना नहीं है, लेकिन ये असममित होती है, एसिमेट्रिकल, असममित, असममित। ठीक है। इसके अलावा रिपेरेबल मतलब मरम्मत योग, मरम्मत योग। ठीक है। इलास्टिक और आसानी से मुड़ने वाली, आसानी से मुड़ने वाली, प्लीएबल कहते हैं इसको, राइट। तो मरम्मत योग होती है, इलास्टिक मतलब प्रत्यास्थ, और आसानी से मुड़ने वाली मेम्ब्रेन होती है। ठीक है। मरम्मत योग, इलास्टिक, आसानी से मुड़ने वाली संरचना। आगे चले। ठीक था। देन इसके बाद ये होगी कुछ प्रॉपर्टी के बारे में, अब नए इसकी लिख लेते हैं अपन, रासायनिक संगठन। तो रासायनिक संगठन लिख डालो, रासायनिक संगठन। रासायनिक संगठन में तीन चीजें इसमें प्रेजेंट होती हैं। एक होता है कार्बोहाइड्रेट, पहला नंबर होता है लिपिड, पहला नंबर सॉरी उसका पहले लेते हैं प्रोटीन, लिपिड एंड कार्बोहाइड्रेट। अब 40 to 60%, 30 to 40% और 5 to 10% इस टाइप से लिखवाते थे हम लोग पहले, है ना। अब उसको रहने दो, अब आप लोग की एनसीईआरटी में दिया है आरबीसी मेम्ब्रेन का, तो वो बता दो जरा, आरबीसी मेम्ब्रेन में कितना कितना परसेंट होता है, जल्दी बता जरा, देखो मुझे तो याद है 52%। हाँ ठीक, हाँ यही ध्यान रखना, 52% प्रोटीन, 40% क्या हो जाएगा लिपिड, और 8% क्या हो जाएगा कार्बोहाइड्रेट, बिल्कुल सही। ठीक है। प्रोटीन जो है वो 52% है, लिपिड जो है 40%। अब नीट वाले इसी टाइप के क्वेश्चन बना सकते हैं, उनका स्टैंडर्ड ही इतना है ना, उनका स्तर उससे ऊपर नहीं है, तो यहाँ वहां पलटा के वो क्वेश्चन दे सकते हैं। प्रोटीन, लिपिड एंड कार्बोहाइड्रेट। ठीक है। तो फटाफट लिख लेते हैं जरा, लिखते चले आप, तो अपन बढ़िया मैनर में चलेंगे, उसमें कोई दिक्कत नहीं। हो गया। एनसीईआरटी है ये आप लोग के पास। ओके। हाँ देखो, अब इसके बाद दो तीन चीजें हैं, इसमें रासायनिक संगठन प्रॉपर्टी होगी, देन इसके बाद इसकी संरचना आती है ना। तो संरचना के बारे में कई मॉडल थे पहले, आप लोग के इसमें फ्लूइड मुझे एक मॉडल दिया है, तो मैं पहले कुछ मॉडल आपको बता दे रहा हूँ, बिल्कुल साइड में, तो एक्स्ट्रा करके अपन लिख लेते हैं और ऐसे देखते हैं बड़ा बड़ा बना लेते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, जिससे अपन को ध्यान रहे कि पहले कोई और ऑप्शन आ जाते हैं तो भाई वो ऑप्शन क्यों नहीं है। हमको जब भी ऑब्जेक्टिव करें, तो आपका आपका नॉलेज यदि आपको 360/360 चाहिए बायो में, जो मैंने अच्छे से समझाया, तो आपका नॉलेज इतना होना चाहिए कि जो एक राइट चुन रहे हैं तो वो क्यों, और तीन को रिजेक्ट कर रहे हैं तो क्यों। ठीक। तब सब क्वेश्चन में तब आपके पूरे पूरे नंबर बनते हैं, अदरवाइज नहीं बनते। तब आप नहीं तो 280, 250, एनसीईआरटी सिर्फ पढ़ने वाले इतने में लटकते हैं, राइट, 300 के नीचे ही रहेंगे। और जो कंप्लीट पढ़ लेते हैं उससे ज्यादा पूरा थॉरो नॉलेज लेते हैं, वो 300 के ऊपर फिर जाएंगे, वो कर पाएंगे। ये तो नहीं जा सकते ना, क्योंकि बहुत परेशानी हो जाती है इन सब क्वेश्चंस में, थोड़ी थोड़ी जगह पे नेगेटिव मार्किंग हो जाती है, वो नेगेटिव मार्किंग बड़ी खतरनाक होती है, पहले समझ में नहीं आती, बाद में जब नंबर कम होते हैं ना, तो उतने समझ में आ जाते हैं कि 15 नेगेटिव से जितने लिए तो उसमें 15 और माइनस हो गए। ठीक है, तो वो बड़ा बड़ा खतरनाक होता है। ठीक है। तो अब अपन ले रहे हैं कौन सा मॉडल, ठीक है, एक्स्ट्रा, ये एक्स्ट्रा पार्ट है। मॉडल, प्लाज्मा मेम्ब्रेन की संरचना से संबंधित मॉडल लिखा है, ठीक है। प्लाज्मा मेम्ब्रेन की संरचना से संबंधित मॉडल, प्लाज्मा मेम्ब्रेन की संरचना से संबंधित मॉडल। अरे पानी गिर रहा है किसी का, अच्छा पहले गिरा हुआ, अच्छा तो
ठीक है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन की संरचना से संबंधित मॉडल। ओके, हो गया। सबसे पहले नंबर एक था, तो सबसे पहले था मोनोलैमिनर मॉडल। अपन उससे नहीं चलते, अपन पहला नंबर लेकर के चलते हैं, बाय लैमिनर मॉडल। लैमिना मतलब पट्टिका, राइट, द्विस्तरीय मॉडल, इसे बाय लैमिनर मॉडल। किस साइंटिस्ट ने प्रपोज किया, उनको छोड़ते हैं, रहने दो। बस पहला नंबर हमको ध्यान रखना है कि लिपिड मॉलिक्यूल इस टाइप से अटैच होते हैं, राइट। लिपिड बाय मॉलिक्यूल, लिपिड की संरचना भी मैं बता रहा हूँ बढ़िया तरीके से, ठीक है। ऐसा इनने बोला कि लिपिड के हेड, जो सीड्स होते हैं, वो दोनों साइड पे होते हैं, जबकि जो टेल होती है वो कहाँ होती है, बाय, यानी लिपिड बाय मॉलिक्यूलर लेयर कहा जाता है इसको, कहा जाता है लिपिड बाय मॉलिक्यूलर लेयर, ठीक है। लिपिड अणुओं के बने हुए दो स्तर, लिपिड अणुओं के बने हुए दो स्तर, राइट। तो इस टाइप की सबसे पहले साइंटिस्ट ने ये प्रपोज किया था। ओके, पहला नंबर बना लो जरा जल्दी से। और लिपिड मॉलिक्यूल हमेशा ऐसा क्यों प्रेजेंट होता है, क्योंकि आप ध्यान रखो, देखो बहुत बढ़िया तरीके से, लिपिड मॉलिक्यूल हमेशा इसलिए ऐसा स्तर होता है क्योंकि लिपिड जो है उसका हेड, हेड वाला जो पार्ट होता है जल स्नेही है, ये वाला पार्ट जो है जल विरागी, है ना। और क्या कहते हैं, हमको मालूम है कि वैसे भी साइटोप्लाज्म का संगठन यदि अपन देखें तो उसमें 80 to 90% यानी 85, 80%, 75 करीब करीब नियर अबाउट इतना जो है वो वाटर होता है, मतलब यहाँ पानी पानी भरा हुआ है, राइट। उस जगह पे यदि पानी भरा हुआ तो पानी भरा हुआ तो ये वाला पार्ट जो है ये तो ठीक है, इससे पोलर मॉलिक्यूल जो है वो जाकर अटैच होंगे, लेकिन ये जल विरागी है, जल से दूर भागेगा, ठीक है। तो सभी लिपिड के अणुओं ने इकट्ठे बोले कि भाई अपन एक काम करते हैं कि अपन लोग ऐसे जुड़ जाते हैं, है ना, राइट। मेम्ब्रेन बोले कि इधर भी पानी रहेगा उधर भी पानी रहेगा। हमारी बॉडी में इतना सारा पानी है, 70% पानी तो अपन को माधुरी दीक्षित ही बता देती है। माधुरी दीक्षित बता, अरे क्या आता ना माधुरी दीक्षित का, बोलती है कि हमारे बॉडी में 70% पानी, तो ये तो माधुरी दीक्षित को ही मालूम है, सोचो। तो तुम लोग को तो ज्यादा ही मालूम होना चाहिए, ठीक है। तो ये आप जानते हो, ये मेम्ब्रेन में हो गई, ये मेम्ब्रेन वाली पार्ट होगी। अब ये मेम्ब्रेन यहाँ पे आपका, ये मेम्ब्रेन इतनी चौड़ी नहीं होगी, बहुत पतली होती है, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपिक होता है ये स्ट्रक्चर, ठीक है। यदि ये देखते हैं तो बाहर साइड से भी पानी, अंदर साइड से भी पानी, दोनों तरफ से पानी, तो कोई दिक्कत नहीं। हाँ, लेकिन ये है कि पानी ह्यूमन एनिमल ही है ना। तो ये वाला पार्ट यदि होता है, ये यदि अपन पानी हाथ धोते हैं तो पानी गीला होता है, राइट। हाथ, सॉरी, हाथ धोएंगे तो हाथ जो है वो गीला होगा, राइट। हाथ जो है वो क्या हो जाएगा, गीला होगा। परंतु जो है ऐसा नहीं होता कि पानी जो है, यानी यदि अपन हाथ को बाल्टी में डाल दें, राइट, तो भी वो गीला होगा। परंतु ऐसा नहीं होता कि स्पंज टाइप फूल जाए, गनगना के पानी अंदर चला जाएगा, फिर बॉटल लाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, गिरेगा भी नहीं पानी, आराम से बैठ बैठ पी रहे हैं, ये इस टाइप की भी हो सकती है। लेकिन ऐसा होता नहीं है, क्योंकि ये जो टेल होती है पानी को या पोलर मॉलिक्यूल्स को, ध्रुवीय अणुओं को अंदर नहीं आने देती, राइट। ये आप अच्छे से ध्यान रखना। इसलिए क्या होता है कि सिंपल मैनर में आप लोग ध्यान रखो, अब तो वो चैप्टर ही हट गया है उसमें से, कि अपन बोले कि पानी किस तरह से मूव करता है प्लांट में, तो दो टाइप का है, एक तो अवशोषण, दूसरा है रसारोहण, यानी जड़ के द्वारा अवशोषण, रूट यानी वाटर एब्जॉर्प्शन, और दूसरा एसेंट ऑफ है, दूसरा रसारोहण। तो रसारोहण तो वैसे भी किससे हो रहा है, जाइलम वेसल्स जो डेड है, खाली पाइप, तो खाली पाइप से तो पानी ऊपर चढ़ेगा, लेकिन भाई जो अवशोषण हो रहा है पानी का, वो तो जीवित और मृत कोशिकाओं के साथ ही हो रहा है, ठीक है। तो जीवित जो कोशिकाएं हैं, कॉर्टेक्स की सेल होती हैं, एंडोडर्मिस होता है, पेरिसाइकिल सेल्स होती हैं, बाहर साइड जो सेल प्रेजेंट होती हैं, रूट हेयर सेल्स प्रेजेंट होती हैं, वहां से कैसा है, तो कुल मिला के मेजर, मुख्य रूप से जो जल का अवशोषण होता है वो कोशिका के बाहर से होता है। कहां से होता है, अभी बताया था ना, एपोप्लास्ट, कौन सा होता है, अंदर से नहीं होता है, ठीक है, अंदर से नहीं, ऐसे पानी रूट में से, ये रूट है, यदि रूट की बात करें तो रूट में से एब्जॉर्ब होगा, अंदर आएगा, फिर इसका जाइलम से ऊपर चढ़ेगा, ये तो खाली पाइप है। और जाइलम से ऊपर चढ़ना, ऊपर वो चढ़ता नहीं है, ऊपर से खींचा जाता है, राइट। ये टीएमटी में पहले भी आ चुका है कि जल यानी एसेंट ऑफ सैप जो होती है, रसारोहण का प्रक्रिया, ये एक पुलिंग प्रोसेस है कि पुशिंग प्रोसेस है, मतलब धक्का देना कि खींचने वाला, कौन सा वाला, खींचने वाला, क्योंकि पत्तियां उसको खींचती हैं, वाष्पोत्सर्जन की प्रक्रिया द्वारा, ठीक है। तो पत्तियां उसको खींच लेती हैं, तो यहां तक तो पहुंचाए और कॉलम बनाए जैसे वाटर का कॉलम, तो उसको पत्ती पकड़ के खींच लेगी लगातार। लेकिन ये तो जीवित और मृत कोशिकाओं से ज्यादा, जीवित कोशिकाओं से ज्यादा ना, तो कहां से जाता है, बाहर बाहर। अब बाहर बाहर से इसलिए नेचर ने चुना किया, यहाँ पाइप में खोल दी, दमदमा के एक पाइप यहाँ से खोल, तो तुम लोग को भी लेकर लेकर के बह जाएगा पानी,
ठीक है, तो यदि कोशिका के अंदर जाएगा तो बड़ी समस्या हो जाएंगी। अंदर सिम्प्लास्ट जो मैंने बोला, सिम्प्लास्ट मूवमेंट होता तो सेलोंगल भी बस प्रॉब्लम करते हैं ना, पूरा साइटोप्लाज्म भी मूव करता है, वो तो कर रहे हैं, इसलिए पानी ज्यादातर कहाँ से निकल जाता है, बाहर बाहर से। राइट, ये आप ध्यान रखना। और बाहर बाहर से किस किस के थ्रू जाता है, सेल वॉल, सेल वॉल और इंटरसेलुलर स्पेस। सेल वॉल वॉल जैसी नहीं होती है, पहली बात तो ये आप समझ लो कि जैसी वॉल अपन बोलते हैं दीवार पे, तो अपने घर की दीवार बन जाती है, तो वो दीवार नहीं बनती है। ठीक है, यदि आप देखिए गुलाब की पंखुड़ी ले लो, ठीक है, उस वो भी सेल सेल वॉल उसमें भी है, पंखुड़ी को मसल दो, लो इतनी सारी दीवार इकट्ठे गिरा दी, है ना, समझ में आया? तो वो दीवार नहीं होती, वो क्या होती है, मेम्ब्रेन होती है। राइट, और उसी मेम्ब्रेन में से होकर के पानी आगे बढ़ता है, ये आप ध्यान देना, उसी मेम्ब्रेन में से जाता है। कैसे जाएगा, अरे वैसे ही बढ़ता है यार, जैसे कि अपने यहाँ दीवार में सीप हो जाती है, समझ में आई बात? हाँ, ज्यादा पानी डाल दो और पानी यदि पहुंचा दो तो पानी भी घूमने लगेगा दंड ना करके, बढ़िया दीवार दीवार। तो यहाँ तो आप पानी पानी दे रहे हैं ना, उसकी फैसिलिटी है, तो पानी वैसे मूव करता है, वैसे ही मूव करता है। तो सेल वॉल और इंटरसेलुलर स्पेस दोनों से होकर के पानी आगे मूव करेगा, ठीक है। तो वो तो ठीक है, तो ये हो गया सबसे पहला नंबर, बाय लेमिनर मॉडल। चलो बना लिया, जल्दी बनाओ, फटाफट बनाओ। हो गया, ठीक है। फिर बाय लेमिनर के बाद ट्राई लेमिनर मॉडल था, फिर प्रपोज किया, क्योंकि साइंटिस्ट इस सब चीजों को फुलफिल नहीं कर पा रहे थे। ट्राई लेमिनर, ट्राई लेमिनर मॉडल मतलब त्रिस्तर, तीन स्तर, ठीक है। तो इसमें एक भाई साहब आ गए, एक थे डेनियली एंड डेवसन, ठीक है, डेनियली एंड देव का सन, तो अपने देवताओं के सन, तो देव सन, तो डेनियली एंड डेवसन, राइट। इन्होंने क्या बोला कि भाई एक काम करो यार, मेम्ब्रेन तो ठीक है, लेकिन इसके दोनों तरफ ना प्रोटीन होता है, ठीक है। तो फिर पहली बार बताया कि मेम्ब्रेन के दोनों साइड में प्रोटीन भी प्रेजेंट होगा, तो प्रोटीन बना देते हैं। तो इसको, ये वाला प्रोटीन वाला पार्ट बन गया, ये हो गया प्रोटीन, ठीक है, ये प्रोटीन बन गया। तो इसको पीएलएलपी मॉडल भी कहा गया, इसको कहा जाता था, ये वाले जो मॉडल थे ना, इनको बोलते पीएलएलपी मॉडल, ये पहले बहुत आए हैं एमपीपीएमटी वगैरह में। पी एल एल पी, ये ट्राई लैमिनर, मतलब एक लेयर ये, एक लेयर ये, एक लेयर ये, प्रोटीन लिपिड प्रोटीन, इस टाइप से ट्राई लैमिनर मॉडल कहा जाता है, ठीक है। और एक फिर बाद में आ गए भाई साहब रॉबर्टसन, रॉबर्टसन, रॉबर्ट के सन, है ना। तो रॉबर्टसन ने बताया, सीधे सिंपल लिख लो, मैं डायग्राम नहीं बना रहा, इसकी थिकनेस, इसकी जो मोटाई होती है, मेम्ब्रेन की मोटाई 75 एंगस्ट्रॉम होती है। ये पहले ऐसे साइंटिस्ट थे जिन्होंने ये ज्ञान हमको दिया, और इसको कहा जाता था यूनिट मेम्ब्रेन मॉडल। रॉबर्टसन ने जो प्रस्तुत किया था वो था यूनिट मेम्ब्रेन मॉडल। तो अभी भी क्वेश्चन कई जगह आपको मिल जाएंगे, अभी मैं देख रहा हूँ, यूनिट मेम्ब्रेन मॉडल कहा जाता है, राइट। इसको सैंडविच मॉडल कहते हैं, तो रहने दो, ये सब रहने दो, सैंडविच मॉडल कहीं नहीं आएगा।
यूनिट मेम्ब्रेन मॉडल एमपीपीएमटी में जब था, एआईपीएमटी हो गया, एआईपीएमटी के स्टैंडर्ड था, फिर अब तो एनटीए हो गया, एनटीए तो घटिया है, राइट, ये सब पूछना नहीं है उनको, ठीक है, ये आप ध्यान रखें। लेकिन अपन थोड़ा सा उसको, मैं थोड़ा सा डिटेल आपको बता दे रहा हूँ, इससे यदि बाई चांस और दूसरे ऑप्शन में ये सब लिखा रहे तो उसको अलग कर पाओ कि ये सबसे यार उनका है, कहा हुआ है, ये थोड़े हमको पढ़ना है मेन फ्लूइड मोज़ेक मॉडल केवल, ठीक है, फ्लूइड मोज़ेक मॉडल कौन सा है। तो इकाई झिल्ली सिद्धांत, यूनिट मेम्ब्रेन मॉडल मतलब इकाई झिल्ली सिद्धांत, जो रॉबर्टसन ने दिया था 75 अंक वाला। कहाँ तक पहुंचा दिए पॉइंट राजेश? एक मिनट, ये पानी गिर गया तो इसको वॉश करना क्या? हो गया। ठीक है, डेनियली एंडरसन साइंटिस्ट, साइंटिस्ट नेम रहने दो, आना है नहीं सब चीजें। वो यूनिट इकाई झिल्ली सिद्धांत दिया था रॉबर्टसन ने, जिसकी मोटाई थी 75 एंगस्ट्रॉम, पहली बार हमने बताया, ठीक है। तो इसको आप हिंदी में लिख लो, ये इंग्लिश में मैं ब्लैक बोर्ड में लिख रहा हूँ, व्हाइट बोर्ड में लिख रहा हूँ, मतलब यहाँ आप लोग को, ठीक है, और हिंदी में बोलता जा रहा है दोनों चीजें। तो इकाई झिल्ली सिद्धांत रॉबर्टसन ने दिया था, जिसकी मोटाई होती है 75 एंगस्ट्रॉम। डेनियल डेल्टन भाई साहब कभी नहीं आने वाले, ठीक है। और ये सब ऑप्शन यदि मिल जाते हैं थोड़े बहुत ऑप्शन में भी। रॉबर्टसन, मोटाई 75 एंगस्ट्रॉम, ठीक है। ट्राइलेमिनर ट्री स्तरीय मॉडल, पहले ये दिख गया था ना, ट्राइलेमिनर स्ट्रक्चर होता है, ये बहुत समय तक एक्सेप्टेबल रहा। बहुत सारे साइंटिस्ट, डेनियल डेल्टन बेचारे बहुत परेशान रहे, इन्होंने इसके चक्कर में 6-7 डायग्राम प्रपोज कर दिए, ठीक है, लगातार। और पहले हम लोग 2-3 डायग्राम तो हम लोग स्टूडेंट को बनवा ही देते थे, आज की डेट में तो कुछ भी नहीं पढ़ाते। आज की डेट में ज्यादा पढ़ा दो तो वैसे ही स्टूडेंट की तबीयत खराब हो जाती है, पता चला कि हीट शॉक लग गई और बोले ले ग्लूकोज की बोतल करने लगे। हाँ, ज्यादा बता दो। इसके बाद नेक्स्ट है डायरेक्ट, यानी कि लिख सकते हैं, अपन लिख सकते हैं फ्लूइड मोज़ेक मॉडल, या मॉडल जिसमें प्रोटीन लिपिड बायोमोलिकुलर लेयर के अंदर धसे होते हैं, तो ऐसा लिखते थे, लेकिन अब उसको वैसा नहीं लिखते, सीधे लिख लो फ्लूइड मोज़ेक मॉडल, द्रव्य तरल सिद्धांत, है ना, यही है ना फ्लूइड मोज़ेक मॉडल। नहीं 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 नहीं, हिंदी उसकी अलग होती है, किरमिक वगैरह मिर्मिक कुछ ऐसा टाइप का है। द्रव्य, देखो 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 उसकी हिंदी क्या है, एनसीईआरटी में देख सकते हो आप, प्लाज्मा मेम्ब्रेन में ऊपर ही दिया हुआ है, फ्लूइड मोज़ेक मॉडल, तीसरा नंबर है। क्या है हिंदी उसकी? तरल। अब हिंदी वालों से हिंदी नहीं पढ़ते बन रहे, किरमी है, हाँ कुछ इसी टाइप से है ना, तो वो देख लो, आपको दिक्कत नहीं है, लेकिन इंग्लिश की ज्यादा अच्छी है। फ्लूइड मोज़ेक मॉडल, फ्लूइड मतलब तरल,
मोजाइक मतलब मोजाइक आपको मालूम है, पहले मोजाइक फर्श में बहुत ज्यादा चलता था भाई। ठीक है, दाने दाने डाल जो होता है मॉडल। ठीक है, फ्लूइड मोजाइक मॉडल प्रपोज किया था किसने? सिंगर एंड निकलसन, राइट, 1972। ईयर भी दिया हुआ है तो ईयर भी याद कर लो थोड़ा। सिंगर एंड निकलसन ने ये प्रस्तुत किया। एनसीईआरटी आप बिल्कुल ओपन रखो, उसमें हिंदी आपको बढ़िया मिल जाएगा। मैं बताते जाऊंगा, हिंदी देखते चले जाओ। फ्लूइड मोजाइक मॉडल, सिंगर एंड निकलसन। ठीक है, अब इसके बाद इनके अनुसार अपन देख लेते हैं। इनका एक स्टेटमेंट है, इसको अपन एक कथन से प्रस्तुत कर सकते हैं इनके मॉडल को। ठीक है, लिपिड के समुद्र में, लिख लो, लिपिड के समुद्र में तैरते प्रोटीन्स के हिमखंड। लिपिड के समुद्र में तैरते प्रोटीन के हिमखंड। टाइटैनिक मूवी देखी थी? हाँ बस बस बिल्कुल वही होने वाला है, राइट। तो वो हिमखंड जो थे जिससे जहाज टकरा गया था, तो वो उसी टाइप से होता है, वो ऊपर और नीचे दोनों साइड प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, तो लिपिड के समुद्र, तो आप बिल्कुल वही इमेजिन कर लो, राइट। समुद्र हो गया, वो किसका बना हुआ है? लिपिड का। और जो हिमखंड है किसके हैं? प्रोटीन के, और बहुत सारा पार्ट प्रोटीन प्रोटीन प्रोटीन। तो उस टाइप की मॉडल को क्या कहा गया? फ्लूइड मोजाइक मॉडल। तो लिपिड के समुद्र में तैरते प्रोटीन के हिमखंड। अब इसके बाद लिख लिया। अब इसके बाद इसका रासायनिक संगठन देख लेते हैं, राइट। इनके अनुसार अपन रासायनिक संगठन देख लेते हैं। ठीक है, तो चलो भाई, रासायनिक संगठन तो पहला नंबर आ जाएगा प्रोटीन। रासायनिक संगठन, तो पहला नंबर है प्रोटीन। प्रोटीन को पृथक करने के आधार पर ये दो प्रकार के होते हैं। वैसे देखो उसमें क्या कहते हैं, एनसीईआरटी में कैसा लिखा हुआ है? पृथक करने, ईज ऑफ एक्सट्रैक्शन इंग्लिश में तो उसको बोलते हैं। देखो उसके दो टाइप क्या लिखा है उन्होंने। हिंदी में क्या लिखा है ये मुझे थोड़ा सा हिंदी चाहिए, आप लोग देख करके बताओ कि प्रोटीन को पृथक करने के आधार पर ये दो प्रकार के होते हैं। प्रोटीन पृथक करने के आधार पर, है ना। पृथक करने के आधार पर ही होगा, ईज ऑफ एक्सट्रैक्शन कहा जाता है इंग्लिश में। पृथक करने के आधार पर दो प्रकार उसमें लिखे हैं, कौन कौन से? हिंदी में बताओ ना भाई, दो प्रकार कौन कौन से बताओ। एक होता है पेरिफेरल, परिधीय, लिखा है पेरिफेरल, लिखा है परिधि। हाँ, और दूसरा लिखा है कौन सा? अंतर्निहित, इंटीग्रल। सॉरी, कौन कौन से प्रोटीन लिखे हैं? दो प्रकार के प्रोटीन। हाँ, परिधि प्रोटीन और अंगभूत प्रोटीन। वेरी गुड। किसके आधार पर है इनको बताएगा? इसके आगे का पढ़ो, उसके पहले का पढ़ा दे थोड़ा सा। हाँ, अलग करने की सुविधा, अलग करने की सुविधा के आधार पर, वो हिंदी में लिख लो आप, पृथक करने के आधार पर या अलग करने की सुविधा, एनसीईआरटी का लिख लो, वही तो मैं बोल रहा हूँ। तुम लोग अलग और पृथक को अलग अलग मानते हो क्या? ये तुम लोग हिंदी भी सही नहीं आती, तो बताना चाहिए ना कि सर ही में हिंदी मीडियम वालों का तो हिंदी पूछ लो तो ना मानो। अलग या पृथक करने के आधार पर, तो भैया एनसीईआरटी में लिखा है अलग, तो वो मैं लिख दे रहा हूं, अलग करने की सुविधा के आधार पर। मैं कुछ ज्यादा ही अच्छी हिंदी बोल गया, पृथक, ठीक है, वो नहीं होना चाहिए। तो अलग करने के आधार पर पहले होता है परिधि, दूसरा होता है अंगभूत, राइट। पेरिफेरल और इंटीग्रल, पेरिफेरल और इंटीग्रल। पेरिफेरल को इसको एक्सट्रिंसिक प्रोटीन भी कहते हैं, इसको इंट्रिंसिक प्रोटीन भी कहा जाता है।
प्रोटीन वाला पार्ट। हाँ, राइट। तो दो है, पेरिफेरल और इंटीग्रल। तो भाई प्रोटीन जो है कितने, दो हैं, पेरिफेरल और इंटीग्रल। ठीक है, अब आप देखो लिपिड के ये लेयर, लिपिड अणुओं की ये लेयर है। तो लिपिड अणुओं की लेयर वो बार बार तो वही बनाना पड़ेगा। तो इस टाइप से लिपिड बायोमोलिकुलर लेयर होती है, मान लो। ठीक है, पूरी। अब इसमें जो अणु बाहर साइड उपस्थित हो गए, यानी बाहर साइड ऐसे प्रेजेंट हो गए, या कई बार होता है कि कुछ स्पाइरल प्रोटीन मॉलिक्यूल प्रेजेंट होते हैं, उनसे जो निकले होते हैं, बाहर जो निकल गए उनको बोलते हैं एक्सटेंसिव, राइट। कुछ जो प्रोटीन अणु आधे रूप से धसे, राइट, या पूर्णता दो स्तर पर निकल गए, उनको बोलते हैं इंट्रिंसिक। तो आधे या पूर्णता मेम्ब्रेन में धसे हुए अणुओं के बोलते हैं अंतर्भूत, जो भी लिखा हुआ है कोई सा भी भूत, राइट। और जो बाहर है वो कौन सा होता है, परिधि, राइट। तो लिख लो ये मेम्ब्रेन की बाह्य सतह पर उपस्थित होते हैं, डायग्राम बाद में बनाना, पहले लिखो मेम्ब्रेन की बाह्य सतह पर उपस्थित, मेम्ब्रेन की बाह्य सतह पर उपस्थित। ठीक है, आंशिक या पूर्णता, आंशिक या पूर्णता, आंशिक या पूर्णता लिपिड बायोमोलिकुलर लेयर, लिपिड के द्विस्तर में धसे होते हैं। आंशिक या पूर्णता लिपिड के अणुओं में, लिपिड बायोमोलिकुलर लेयर में धसे होते हैं। आंशिक या पूर्णता लिपिड बायोमोलिकुलर लेयर्स में धसे होते हैं। ठीक, आसानी से पृथक किए जा सकते हैं या आसानी से पृथक नहीं होते, आसानी से पृथक, आसानी से पृथक नहीं होते। राइट। और ये रिकॉग्निशन या कंट्रोल पॉइंट जैसा वर्क करते हैं, मतलब पहचानते हैं, दरबान होते हैं बाहर, राइट। यही प्रोटीन एंटीजन भी बना देते हैं बाहर साइड, ये एंटीजन भी बना देते हैं, प्रोटीन एंटीजन जैसा व्यवहार करते हैं। ये पहचान या नियंत्रण पॉइंट होते हैं, पहचान या नियंत्रण बिंदु होते हैं, रिकॉग्निशन या कंट्रोल पॉइंट। पहचान या नियंत्रण पॉइंट्स होते हैं। ठीक है, हाँ। कुछ इंटीग्रल प्रोटीन, अंतर्भूत प्रोटीन, अंतर्भूत ही लिखा है ना, जो भी लिखा हो, अंतर्निहित, अंतर्भूत, अंगभूत, हाँ ठीक है, ठीक है, अंतर्निहित भी होता है इंटीग्रल, यार लिख लो इंटीग्रल। ठीक है, और तो हिंदी आप एनसीईआरटी से देख के चले आओ, कोई दिक्कत। कुछ इंटीग्रल प्रोटीन
कुछ इंटीग्रल प्रोटीन, हाँ इस वाले में, जब मैं यहाँ बोलूँ तो यहाँ लिखना है ना। जब कुछ इंटीग्रल प्रोटीन मेम्ब्रेन की, झिल्ली की दोनों सतहों तक फैले होते हैं, मेम्ब्रेन की दोनों सतहों तक फैले होते हैं। कुछ इंटीग्रल प्रोटीन मेम्ब्रेन की दोनों सतहों तक फैले होते हैं, जिन्हें ट्रांस मेम्ब्रेन प्रोटीन, जिन्हें ट्रांस मेम्ब्रेन या टनल प्रोटीन कहते हैं, जिन्हें ट्रांस मेम्ब्रेन या टनल प्रोटीन, ट्रांसपोर्ट प्रोटीन भी इन्हें कहा जाता है, ट्रांसपोर्ट प्रोटीन कहते हैं। ठीक है, हो गया। डायग्राम बना ऊपर वाला, मैंने अपने लिए थोड़ा बनवाया है, तुम लोग के लिए है। ठीक है, और एक और, ये देखो ये हो गया अपना लिपिड बाय मॉलिक्यूलर लेयर, है ना, ये हो गई लिपिड बाय मॉलिक्यूलर लेयर, लिपिड के अणुओं का दो स्तर। तो यहाँ देखो, इसमें एग्जाम्पल एक आएगा बहुत अच्छा, जो आपको ध्यान रखना है, जो बाद में जाकर के एनसीईआरटी में है, राइट। इसको कहा जाता है, ये है इंटीग्रल प्रोटीन ना, ये इंटीग्रल प्रोटीन का एग्जाम्पल, तो इसको कहा जाता है F0, इसको क्या बोलते हैं, F0, राइट। एक पार्ट इसका यहां से निकला होता है F5, जिसको अपन को मतलब नहीं है ये नहीं कहलाता है F5 आपके कोर्स में नहीं है, ये नहीं दिया गया है ना, इसके बारे में है ही नहीं, लिखा ही नहीं है। और है फिर ये 3 अल्फा 3 बीटा गामा डेल्टा एप्सिलॉन हेड, या हेड की मैनर में तुम लोग एक ही बना दो बस। ठीक है, ये होता है, इसको कहा जाता है F1। तो ध्यान रहे, F1 किस साइड आएगा, एक्सट्रिंसिक, और ये कहाँ आएगा, इंट्रिंसिक। ठीक है, F0 कहाँ आता है, इंट्रिंसिक। तो ये एक्चुअल में एग्जाम्पल किस चीज का, ये कौन सा एंजाइम है, इसको कहा जाता है एटीपेज, एटीपी सिंथेज, या एटीपी सिंथेज, या F1 F0 पार्टिकल इसका एग्जाम्पल है। तो F1 F0 पार्टिकल का F1 कौन सा है, परिधि प्रोटीन, और F0 कौन सा है, अंतर्भूत प्रोटीन, जो भी लिखा हो, राइट, इंटीग्रल प्रोटीन। तो एक्सटेंसिक और इंटेंसिक बिल्कुल ऐसी बना के दोनों साइड में लिख लेना कहा कौन सा पार्ट आ रहा है। ठीक है,
गया, बना लिया, ठीक है। तो ये हो गया प्रोटीन्स के बारे में, ये मैंने बता दिया किसके बारे में, प्रोटीन। इतना ही काफी है, इसके अलावा और तो बताने की जरूरत नहीं है। अब इसके बाद आएगा लिपिड, आगे चले, ठीक है। इसको मिटा दे रहा हूं मैं। तो ये बना लिए एक्सट्रिंसिक प्रोटीन जो बाहर बाहर है, अंदर अंदर वाले पार्ट ये होते हैं ट्रांसपोर्ट प्रोटीन, टनल प्रोटीन, ठीक है। देन इसके बाद और F1 F0 वाला ये जो पार्ट है ये या तो फोटोसिंथेसिस में लिखा है या रेस्पिरेशन वाले पार्ट में लिखा है, एटीपी का जो उन्होंने वह बताया। फिर है लिपिड, लिपिड अणु, ठीक है। तो जल्दी से जरा लिख लो लिपिड, राइट। लिपिड अणु ये हमेशा समूह में ही पाए जाते हैं। लिपिड अणु हमेशा कैसे पाए जाएंगे, समूह में। जीवित कोशिका में लिपिड अणु हमेशा समूह में पाए जाते हैं, ठीक है। ये बिल्कुल बड़ी फैक्ट बात आप ध्यान रखिए, कभी भी लिपिड अणु अकेला नहीं मिल सकता, ठीक है। कभी अकेला, वो बच बच के रहता है, जैसे भी रहेगा वो समूह में पाया जाएगा। तो जीवित कोशिका में जो लिपिड है वो हमेशा समूह में पाया जाता है, लिपिड का समूह होता है, मतलब ग्रुप में पाया जाता है। अब लिपिड में दो चीजें होती हैं भाई, ठीक है, जरा देख लो। लिपिड में दो चीजें होती है कि हेड होता है और एक टेल। और टेल में सीड्स एंड पूछ वाला जो पार्ट है, और थोड़ा सा इसमें इस टाइप का ऐसा थोड़ा स्टाइलिश मैनर में खड़ा रहता है, ऐसा है ना, इस टाइप का। तो ये हालांकि आप लोग को उसमें नहीं लिखा है, लेकिन सिंपल यदि ध्यान रखना तो ध्यान रखना, ठीक है। तो थोड़ा सा स्टाइलिश मैनर में इसको खड़ा कर सकते हो, क्योंकि एक सैचुरेटेड यानी चेन होती है और एक अनसैचुरेटेड, संतृप्त और असंतृप्त। लेकिन आप लोग के एनसीईआरटी में संतृप्त ही दिया हुआ है, राइट, संतृप्त दिया हुआ है, तो वो थोड़ा सा उसको अलग है, लेकिन चल सकता है। तो इसमें हो गया, एक है हेड और दूसरा भाग है टेल, और टेल का नंबर कितना होता है भाई, दो। संतृप्त असंतृप्त अपन छोड़ रहे हैं, ठीक है। तो ये दो है। और हेड जो है ये होता है हाइड्रोफिलिक, हाइड्रोफिलिक जल स्नेही। और टेल कैसी होती है, हाइड्रोफोबिक जल विरागी। ऐसे मॉलिक्यूल को एम्फीपैथिक अणु कहते हैं, राइट। एम्फीपैथिक मॉलिक्यूल कहा जाता है, समझ में आई बात, ओके। तो इसको, हाँ, इसको पोलर एंड नॉन पोलर भी कहते हैं। ये पार्ट कहलाता है, ये पार्ट कहता है पोलर, ध्रुवी, पोलर हेड एंड नॉन पोलर टेल, अध्रुवी, ये वर्ड भी यूज होते हैं, ठीक। अब ये बनता कैसे है भाई, तो चलो जरा एनसीईआरटी पे जाओ, बायोमोलिक्यूल निकाल लो जरा फटाफट, बायोमोलिक्यूल वाला पार्ट। ये मैं यही बता दे रहा हूँ, फिर मैं वहां समझाऊंगा, यहाँ फिर से समझ लेते हैं बायोमोलिक्यूल चैप्टर। इसी के बाद है, इसी के बाद है, पहले नहीं, पहले और बाद भी समझ में नहीं आता है। हाँ, और पलटाओ, और हाँ, बस ये डायग्राम जहां आ गया, कौन सा नंबर पेज है ये वाला, 107, 107। न्यू एनसीईआरटी की ओल्ड, न्यू, न्यू एनसीईआरटी। ओल्ड एनसीईआरटी वाला थोड़ा पार्ट अलग होगा, जैव अणु, बायोमोलिक्यूल जैव अणु। न्यू एनसीईआरटी के अनुसार कौन सा है, 107। और ओल्ड के अनुसार कौन सा है, 144। चलो भाई, इतने पेज कम हो गए। अब यहां देखो, सबसे पहले नंबर पे, अब आप देखो, राइट, पहले नंबर पे लिपिड अणु में क्या क्या प्रेजेंट होता है। तो लिपिड के जो अणु है, ये आपको कोर्स की यदि अपन बात करें, ठीक है, तो है लेसिथिन एंड लिपिड जो है, ये लिपिड के भी टाइप बताने चाहिए थे पहले, ओके। कितना लिखा हुआ है, कितना लिखा हुआ है, बस अभी कुछ तो नहीं लिखा ना। हाँ, तो लिपिड के अणु पहले पहले नंबर पे लिखो, राइट। पहले नंबर आप लोगों ने लिखा लिपिड, और इसके बाद लिखो इसके टाइप, टाइप्स लिख डालो रे पहले फटाफट, 3 टाइप्स लिख लो। प्रकार, पहला नंबर है फॉस्फोलिपिड या फॉस्फोग्लिसराइड, राइट, ठीक है, फॉस्फोग्लिसराइड, फॉस्फोग्लिसराइड भी लिखा जाता है, फॉस्फोलिपिड, ग्लाइकोलिपिड और कोलेस्ट्रॉल। कोलेस्ट्रॉल का डायग्राम भैया एनसीईआरटी में बना है, बढ़िया तरीके से उसको मार्क कर लो, एम्स में आ चुका है, डायग्राम देख करके ही पूछा था, ठीक है। वही बायोमोलिक्यूल वाले में, पेज नंबर पे देख रहे हो, आड़ा तिरछा टाइप का, ठीक। तो कोलेस्ट्रॉल को दिल में बसा लो, लेकिन अच्छे कोलेस्ट्रॉल को बचा ना, पता चला हार्ट अटैक आ गया, ठीक है। तो कोलेस्ट्रॉल को ध्यान रखो।
सारी पढ़ाई अपन को किससे करनी है? दिल से करनी है। किससे करनी है? दिल से। हाँ, दिमाग से नहीं करनी। दिमाग वाली चीज से बाहर निकल जाती है, दिल वाली चीज बाहर नहीं निकलती, वो वही बची रहती है। सारी पढ़ाई दिल से करो। फॉस्फोलिपिड। अब फॉस्फोलिपिड के दो ही एग्जांपल आपके, ठीक है, बहुत बढ़िया। एक जो एनसीईआरटी में आपका दिया हुआ है लेसेथिन, और है सिफेलिन। तो सिफेलिन एफेलिन को छोड़ो, लेसेथिन भर लिख लो चुपचाप। फॉस्फोलिपिड या फॉस्फोग्लिसराइड में लेसेथिन। ग्लाइकोलिपिड ज्यादातर न्यूरॉन्स में पाए जाते हैं, नर्व सेल्स। न्यूरॉन्स में या नर्व सेल, तंत्रिका कोशिका। तंत्रिका कोशिका की मेम्ब्रेन में ग्लाइकोप्रोटीन पाए जाते हैं, स्फिंगोलिपिड, और पता नहीं कौन कौन से थे यार, पहले बहुत लिखवाए, अब तो सब भूल गए। पहले पढ़ाने के लिए पढ़ के आते थे, आजकल तो ऐसे ही उठाए मुंह उठाए और चले आए। हाँ, और क्या। क्योंकि आज के डेट में तो ये देखना कि क्या नहीं पढ़ाना है। पहले होता था कि क्या क्या पढ़ाना है, और अब क्या चॉइस करनी पड़ती, कितना नहीं पढ़ाना है, कितना छोड़ दो, कितना नहीं पढ़ाएगा इनको, नहीं बताएगा। ठीक है, तो ग्लाइकोलिपिड और कोलेस्ट्रॉल। कोलेस्ट्रॉल जो रहता है, इसमें लिखना है कि लिपिड अणुओं को बांध के रखता है, लिपिड अणुओं को बांध के रखता है कोलेस्ट्रॉल। तो गुड कोलेस्ट्रॉल और बैड कोलेस्ट्रॉल अलग अलग हो जाते हैं। कोलेस्ट्रॉल जो है लिपिड के अणुओं को बांधता है, बांध के रखता है। और ज्यादा कोलेस्ट्रॉल हो गया तो ज्यादा बांध लेता है, तो लियो पता चला मेम्ब्रेन में और ज्यादा लिपिड जमा हो गया, हो गया ब्लॉकेज, निपट गया। ठीक है, तो फॉस्फोलिपिड लेसिथिन और सेफेलिन। ग्लाइकोलिपिड जो है न्यूरॉन्स में है, और कोलेस्ट्रॉल जो है ये लिपिड अणुओं को बांधता है, राइट। लिपिड अणुओं को बांध के रखता है, इसलिए जरा देख लो मेम्ब्रेन का डायग्राम। अब जरा चल जाओ मेम्ब्रेन के डायग्राम में, और नीचे साइड देखो, वहां लिपिड लिखा हुआ है, छोटा सा कोलेस्ट्रॉल लिखा हुआ है, तो उसको मार्क कर लो जरा बहुत अच्छे तरीके से। और हम ध्यान रखना कि आज की डेट में हमने उसको मार्क कराया है, नहीं तो डायग्राम देख करके वहां एबीसीडी लिख दे तो वही ना कर पाओ। मिला कोलेस्ट्रॉल? कोलेस्ट्रॉल को ढूंढो भाई, कोलेस्ट्रॉल ढूंढो। अरे डायग्राम में ढूंढना है, लिखे में ढूंढने लगे। मैं डायग्राम की बात कर रहा हूँ। डायग्राम बेस्ड भी तो क्वेश्चन आते हैं ना, डायग्राम बेस्ड जाते हैं, एबीसीडी करके कोई भी आ जाएगा कि इन सबका नॉमिनेशन क्या है, ठीक है। तो उसमें आप देख लो नीचे साइड, नीचे साइड देखो कोलेस्ट्रॉल। हाँ, तो अब देखो वो किस चीज को उन्होंने कोलेस्ट्रॉल किया, थोड़ा छोटा सा भाग उन्होंने दिखाया है ना। उस चीज को अपन को ध्यान रखना है कि ये एक्चुअल में क्या है, कोलेस्ट्रॉल, राइट। तो ये हो गया, आगे चले। तो ये हो गया टाइप्स में, फॉस्फोलिपिड, फॉस्फोग्लिसराइड, लेसिथिन अपने कोर्स में है, राइट, और किसी से अपन को मतलब नहीं है। तो अब अपन चलते हैं कि लिपिड फॉस्फोलिपिड कैसे बनता है, इधर देखो, है ना। तो सबसे पहले नंबर पे होगा ग्लिसरॉल ब्रिज, ग्लिसरॉल होता है ना। फिर इसके बाद टू फैटी एसिड चेन। तो पहले नंबर हो जाएगा ग्लिसरॉल, फिर है फैटी एसिड चेन, फिर इसमें जुड़ा रहता है फॉस्फेट ग्रुप। फॉस्फेट ग्रुप मतलब H3PO4, ठीक। और उसके ऊपर जुड़ा रहेगा नाइट्रोजनस कंटेनिंग कंपाउंड, नाइट्रोजनस धारक कंपाउंड, कार्बनिक पदार्थ, राइट। और ये नाइट्रोजन कंटेनिंग जो कंपाउंड्स होता है, राइट, ये क्या कहते हैं, सैरिन, या सैरिन के अलावा कौन सा है, सैरिन होता है, सैरिन तो एक हो गया, ल्यूसिन, नहीं ल्यूसिन तो एमिनो एसिड है, एमिनो एसिड नहीं होता। कौन कौन से लिखा है, लेसिथिन और सेफेलिन। लेसिथिन होता है, लेसिथिन में क्या होता है, नाइट्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड। लेसिथिन का नाइट्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड कौन सा है, चलो बताते हैं, थोड़ा सा ध्यान नहीं। सेफेलिन का सैरिन होता है, उसका एकदम एकदम अभी आ जाएगा ध्यान में।
पढ़ाते पढ़ाते आ जाएगा, चिंता मत करो। ठीक है, तो अब आगे इसके बनाना है। इसके आगे कैसे बनाना है, उसके लिए जगह चाहिए। ठीक है, तो एक काम करते हैं, पहले तुम लोग ये बना लो, ये बनाओ, उसको छोड़ो, उसका बड़ा पार्ट फिर यहाँ बनाएंगे। ठीक, और आप लोग को दिखा के बनाओ जरा जल्दी से। ठीक है, तो ये डायग्राम ठीक है, अरे बना दिया था। अपन ने हाइड्रोफिलिक हेड, हाइड्रोफोबिक टेल, एम्फीपैथिक मॉलिक्यूल, हेड इन टेल, टेल का नंबर 2, हेड का नंबर 1, पोलर। अब बन गया, यहां देखो है ग्लिसरॉल। ठीक है, ग्लिसरॉल, ग्लिसरॉल देखो ये बनता है, देखिए CH2-CH2-CH2, राइट, और यहाँ पे हो जाएगा OH, OH और OH, यही है ना, यही बना हुआ है अच्छे तरीके से। वही बायोमोलिक्यूल वाले पार्ट में देख लो, यही बना है ना, बीच में बिल्कुल मध्य में मुझे दिख रहा है लिखा हुआ, इनको ये नहीं दिखाई दे रहा, वो बना हुआ है। और बाजू में, और बाजू म, बीच में नहीं, बीच में तो किनारे पे, तो यही है ना, आ गई समझ में, कि भी वैसे ही बना के दिखाया, ऐसा तिरछी करके, तभी समझ में आने वाला है। बोले सर आपने ऐसा लिख दिया है, ऐसा थोड़े हो सकता है, वो तो ऐसे ही लिखो, ऐसे करके, ऐसे ऐसे तभी आने वाला है। ठीक है, ऐसा नहीं हो सकता। समझ में आ गई बात। हाँ, अब देखो, यहाँ ध्यान देंगे। अब फैटी एसिड चेन, इधर ध्यान देना, फैटी एसिड चेन में होता है, एक होता है कार्बोक्सिलिक ग्रुप, एक होता है CH2, राइट, और फिर होता है लास्ट वाला CH3, ये N नंबर होते हैं। मतलब कैसा, राइट, ये है फैटी एसिड चेन। कौन सा हो गया, फैटी एसिड चेन, मिला ना, वो लिखा हुआ है फैटी एसिड चेन, राइट। इसमें इसमें जितने भी हो गए, ध्यान दो, इधर देखो, यहाँ 14C लिखे हुए, N बराबर कितना लिखा है, 14 लिखा है ना, तो ये होता है पामेटिक एसिड। कौन सा, पामेटिक एसिड। पामेटिक एसिड में 16C होते हैं, बाजू में लिख लो, कितने सी हो गए, 16। अरे हुए कि नहीं हुए, पक्का, ये 14, 15, 1, 16, कार्बोक्सिलिक ग्रुप को पूरा जोड़ करके कितने हो गए, 16, ये 14, ये है 15 हो गए, अरे 16। ठीक है, अब इसके बाद बताओ 20C किस में होते हैं, 20C, 20 कार्बन किस में होते हैं, बाजू में ढूंढो, उसका नाम ढूंढो, बाजू में लिखा हुआ है, बाजू में मतलब लिखे हुए में लिखा हुआ है, लिखे हुए से ढूंढो और फिर मुझे बताओ, लिखे हुए से। अब मैं लिखे हुए बोल रहा तो डायग्राम देख रही है,
अरे गधी, इधर इस वाले पेज में। हाँ, 20C वाला कौन सा है? 20C, एराकिडोनिक एसिड। राइट, उसको भी मार्क कर लो। एराकिडोनिक एसिड। राइट, एराकिडोनिक एसिड जो है, नीचे मिलेगा, नीचे मिलेगा, नीचे मिलेगा, और नीचे जाओ उसमें। हाँ, यहाँ कहीं है। मतलब येलो वाला जो पार्ट बना ना, उसके नीचे है। पड़ोसी से देख लो, नहीं तो उससे देख लो कहाँ मार्क कर रही, तुम भी मार्क करो। एराकिडोनिक एसिड 20C। एराकिडोनिक एसिड कौन सा है? 20C। अब यही पूछ लेंगे, यही उनने दे दिया मैचिंग में, तो वो ना बनेगा। है तो एनसीईआरटी में ना, तो ध्यान रखो कि आप एक जो 16C वाला है पामेटिक एसिड। राइट, पामेटिक एसिड दिया है ना, पामेटिक एसिड इन्होंने यहाँ डायग्राम में बनाया हुआ है। देखो डायग्राम में बना हुआ है पामेटिक एसिड, 16C लिख लेना डायग्राम में। एराकिडोनिक एसिड उन्होंने वहां पे दिया हुआ है। राइट, और कोई सा है नहीं तो नहीं बता रहे। स्टेरिक एसिड में 18C होते हैं, ऐसे तो बहुत सारे हो जाएंगे। ठीक है, हो गया। तो कौन सा पार्ट है? CH2। इधर देखो, इधर देखो, ये होता कैसा है एक्चुअल में, चेन कैसी बनती है? सी, डबल बॉन्ड O, OH, फिर C, फिर C, फिर C, फिर C, फिर C, एंड लास्ट वाला CH3। अरे ठीक है ना, आजू बाजू H2 कोई दिक्कत तो नहीं। इतनी केमिस्ट्री तो आनी चाहिए। राइट, और जहां पर यदि बाई चांस डबल बॉन्ड हो गए तो वो ऐसा पैर मोड़ लेता है, ऐसे खड़ा हो जाता है स्टाइलिश मैनर में। कौन सा हो जाता है? अनसेचुरेटेड। ठीक है, और नहीं तो जिसकी पूरी बॉन्ड यदि फुल होती है तो उसको क्या बोलते हैं? सैचुरेटेड। कोई दिक्कत तो नहीं, इतना तो बनता है, नहीं तो फिर PMTMT देना छोड़ो। राइट, तो ये हो गया। अब आगे चलते हैं, तो इधर बना लेते हैं एक पेन। ठीक है, कौन सा आ गया? OH, फिर C डबल बॉन्ड O, और C लॉन्ग नंबर में, और कौन सा पार्ट आ जाएगा? CH3। कोई दिक्कत परेशानी नहीं। राइट, इसको मतलब इस तरह की चेन ऐसी बनाई जाती है, 1 2 3, ये C के मैनर में होता है। ये हर एक पार्ट जो है ये C को दिखा रहा है, ये कॉर्नर C को दिखा रहा है। ठीक, फिर से आ जाओ। इधर पे क्या जाएगा? OH, फिर क्या जाएगा? C डबल बॉन्ड O, और फिर इसके बाद अपन ले लेते हैं एक चेन। ये अनसेचुरेटेड होती है जो भी है, और हो गया कौन सा? CH3। कोई दिक्कत परेशानी? फिर पानी अलग कर दो, H2O अलग कर दो, H2O अलग कर दो, हो गया अलग। वाटर, वाटर अलग हो गया, तो इनके बीच में ही बन गया भाई बॉन्ड। ये बन गया इनके बीच में बॉन्ड। ठीक, दो चेन आ गई। ठीक, अब इसका ये वाला पार्ट भी था CH2, इसका भी OH था। अब मैं उसका OH ऊपर ले लेता हूँ अपनी सुविधा के अनुसार, अपनी सुविधा के अनुसार तुम लोग को समझाने। ठीक है, और यहां जोड़ते हैं H3PO4। H3PO4, ये हो गया H3PO4 फॉस्फेट ग्रुप। H3PO4 जुड़ गया। ठीक है, अब इसका H2 इसका अलग कर दो भाई, ये हो गया। H2 इसका अलग कर दिया, ये जुड़ गया, है ना? तो ये हो गया फॉस्फेट ग्रुप। तो पहले नंबर पे क्या जुड़ा भाई? यहाँ पे अपन देख लेते हैं, पहला नंबर है, ये है ग्लिसरॉल ब्रिज। फिर इसके बाद क्या जुड़ गया? 2 फैटी एसिड चेन, 2 फैटी एसिड चेन ऐसी बना देते हैं। ठीक है, फिर इसके बाद आ गया कौन सा? फॉस्फेट ग्रुप। अब हमको जोड़ना है नाइट्रोजनस कंटेनिंग कंपाउंड। ठीक है, तो नाइट्रोजनस कंटेनिंग कंपाउंड जो आपके एनसीईआरटी में बना हुआ है, ये दो होते हैं। एक है कोलाइन, COCHOLINE, कोलाइन, और SERINE, सैरिन। दोनों में से कोई एक होता है, तो कोलाइन या सैरिन। ठीक है, ये हो सकते हैं नाइट्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड, कोलाइन या सैरिन होते हैं। तो ये जो आपकी एनसीईआरटी में बना है, अब वो जैसा बना है वैसे ही बना लेना चुपचाप, क्योंकि भाई वो मुझे उसका स्ट्रक्चर मुझे ध्यान नहीं है बिल्कुल, है ना? देखो यहाँ OH होगा, और फिर इसके बाद क्या होगा? CH2 होगा शायद, फिर इसके बाद CH2 है शायद, और फिर इसके बाद तीन, फिर है N। ठीक है, वो देख लेना, N, और फिर इसके बाद N से जुड़े हुए तीन, CH3 ऐसा कुछ बना हुआ है। बना है ना? अच्छा बताओ यहाँ पे ये वाला पार्ट, इधर 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 तो पक्का H2 हो जाएगा। ठीक है, इधर से जो भी पार्ट है वाटर, वाटर तो अलग हो जाएगा। और पी से जुड़ा हुआ क्या है? O जुड़ा है क्या? फॉस्फेट से इस साइड जुड़ा हुआ है O, जुड़ा हुआ है O। हाँ, O से फिर क्या जुड़ा हुआ है यहाँ बताओ? CH2 पक्का। ठीक है, तो उसको ले लेते हैं, बता देना कौन सा है? CH2, फिर CH2, फिर इसके बाद N,
ठीक है ना। हाँ फिर इसका मतलब सही बनाया मैंने, एन और फिर इसके बाद 3 CH3। राइट, ये जो कंपाउंड है, ये जो कंपाउंड रेड कलर से बना है, ये है कोलाइन, नाइट्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड। तो ये जो स्ट्रक्चर बनता है ये है फॉस्फोलिपिड। ये स्ट्रक्चर किसका है भाई? फॉस्फोलिपिड या फॉस्फोग्लिसराइड। फॉस्फोग्लिसराइड जो इसका एग्जांपल है लेसिथिन, जो आपका एनसीईआरटी में दिया हुआ है। फॉस्फोलिपिड उन्होंने लिखा है ना, तो अपन भी फॉस्फोलिपिड ही लिख लेते हैं जो एनसीईआरटी में दिया हुआ है। कोई परेशानी, कोई दिक्कत नहीं ना? डायग्राम समझ में आया? तो अब भी आप ये ध्यान रखो, देखो 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 देखो, ये अभी पिछले साल के पेपर देखो। ग्लिसरॉल मॉलिक्यूल से यदि एक अणु जुड़ता है तो उसको बोलते हैं मोनोग्लिसराइड। दो जुड़ गए तो डाइग्लिसराइड, और 3 फैटी एसिड चेन जुड़ गई तो ट्राइग्लिसराइड। समझ में एक बार? मोनोग्लिसराइड, डाइग्लिसराइड और ट्राइग्लिसराइड। पिछले साल या उसके पहले साल का आप पेपर देखना, स्टेटमेंट वाइज एक क्वेश्चन आया है। एक क्वेश्चन स्टेटमेंट का है, कुछ उसमें से आधा अधूरा जो कुछ भी हो, परंतु है ये। ठीक। और ये थोड़ा, और ट्राइग्लिसराइड का डायग्राम पहले ही आईपीएमटी में पूछा गया है, लास्ट में दिया हुआ, देखो वो ना ट्राइग्लिसराइड। अरे ग्लिसरॉल के बाजू में दिख गया। हाँ, उसमें बात, उसमें उन्होंने पूरा ग्रुप को R1 R2 R3 कर दिया है, COOH जोड़ने के बाद पूरा पार्ट, उसको समझ लो, उसको डायग्राम को। अब इतना तो समझना पड़ेगा यार, डॉक्टर्स बन रहे हो हैं, और इतना भी ना समझो, अब तो हो गया, फिर कैसे काम चलेगा? थोड़ा तो खुद का भी दिमाग लगाना जरूरी है। तो पहले उसको, उसके बाजू में इसको बना लो भाई। लिपिड एवं प्रोटीन अणुओं में होने वाली गति। नेक्स्ट देखो, लिपिड एवं प्रोटीन अणुओं में होने वाली गति। लिपिड एवं प्रोटीन अणुओं में होने वाली गति। ठीक है, लिपिड एवं प्रोटीन अणुओं में होने वाली गति। तो पहली चीज आप ध्यान, इसमें होता है लैटरल डिफ्यूजन, पार्श्व विसरण। लैटरल डिफ्यूजन, देखो इसकी हिंदी क्या है? हिंदी क्या है? पार्श्व विसरण। ठीक है, लिपिड अणुओं में होने वाली गति पार्श्व विसरण फाइल होता है। लिपिड के अणुओं में पार्श्व विसरण की गति होती है। पार्श्व विसरण क्या है ये भी समझ लो भैया, है ना? जरा ध्यान देंगे, पहले लिखते ही ना रहा करो, यहाँ थोड़ा बहुत समझ भी लो।
उन्हें तो लिख ही रहे हैं, लिख ही रहे हैं, लिख ही रहे हैं, समझ में कुछ नहीं आ रहा है। ठीक है, तो इस टाइप की गति, जबकि ये इसकी जगह पे आ जाए, ये इसकी जगह पे आ जाए, तो उसको बोला जाता है लेटरल डिफ्यूजन। लेटरल डिफ्यूजन मतलब इसी टाइप का होता है। अपन ने लिपिड के अणु ले लिए, और लिपिड के अणु जो है आपको एक ही टाइप के, मेरे पास तो बहुत सारे लिपिड के अणु मिल गए, चार चार पेन मिल गए, वाह क्या बात है, एक ही टाइप के। ठीक है, तो ये लिपिड के अणु ऐसे में दिखाई देगा, ये सब एक दूसरे से अपनी गति चेंज कर रहा है, राइट, इस टाइप से। यदि ये पूरी गति अपनी चेंज करते हैं, अरे सबसे बड़ी बात तो गड़बड़ हो गई यार, मेरा वाला प्रोटीन वो कौन सा था, यही वाला होगा, हाँ यही वाला। ठीक है, तो सबसे मेन चीज होती है किस टाइप से ये अपनी गति शो करते हैं, राइट। तो ये हो गया एक दूसरे, यदि यहाँ के अणु देखो ऐसा है, ऐसा तो करेंगे तो अपनी पोजीशन चेंज करते जाएंगे, ऐसे वाले पार्टी भी अपनी पोजीशन चेंज करते जाएंगे। तो ये तो है ना लिपिड का समुद्र, राइट, समुद्र किसका बना हुआ है, लिपिड का, और उसमें प्रोटीन का आइसबर्ग प्रेजेंट है। ठीक है, तो ये आप ध्यान रखेंगे, तो ये लिपिड, और लिपिड के अणु की गति ही, राइट, मेम्ब्रेन की तरलता को प्रदर्शित करती है। लिपिड के अणुओं की गति ही मेम्ब्रेन की तरलता को प्रदर्शित करती है। ठीक है, अच्छा बताओ, समुद्र में पानी हिल रहा है, राइट, पानी है, और उसके ऊपर आइसबर्ग है। आप किसको आसानी से देख के बता सकते हो कि समुद्र हिल रहा है, आइसबर्ग को कि लिपिड को? लिपिड को नहीं, क्योंकि जो आइसबर्ग है व्हाइट कलर बढ़िया अच्छे पोजीशन चेंज करते हुए अपन को दिखाई दे रहे हैं। ठीक है, लिपिड तो ऐसे 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 कर रहा है, लेकिन लिपिड के अणुओं की नहीं गति दिखाई दे रही है, लेकिन प्रोटीन के तो पूरे हिल रहे हैं। लिपिड का अणु तो ऐसे 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 कर रहा है, राइट, ऐसे वो, लेकिन उसमें अणुओं को तो अपन नहीं देख पाएंगे, लेकिन प्रोटीन तो पूरा का पूरा अच्छा आइसबर्ग हिलता हुआ दिखाई देगा। तो उसका फ्लूइडिटी का जो मेजरमेंट होता है वो लिपिड अणुओं, वो प्रोटीन अणुओं की मूवमेंट के कारण होता है। ठीक है, अभी मैं एनसीईआरटी में पढ़ाऊंगा और उसको मैं समझा दूंगा बढ़िया तरीके से कि क्या उन्होंने लिखा है या क्या चाह रहे हैं भाई वो बोले। ठीक है, देखो शायद यही वाला है कि गड़बड़ वाला हो गया, ना गड़बड़ हो गया मेरा वाला, तो कहाँ चला गया है ये? जी हाँ, जब ये मेरा वाला पेन, मेरा वाला अब्दुल की तरह हो गया है। तो चलो, तो ये हो गया इधर पर लेटरल डिफ्यूजन। अब आप ध्यान रखो कि देखो अभी तक जितने ही मॉलिक्यूल थे, जितने ही मॉलिक्यूल, अब यदि मॉलिक्यूल यदि इससे प्रेजेंट है, चलो इसके बीच में इतने मॉलिक्यूल ये थे, ये लिपिड के अणु। ठीक है, और लिपिड के अणु यदि मूव करते हैं, इसमें हो गया प्रोटीन का अणु। ठीक है, लिपिड के अणु मूव करेंगे तो प्रोटीन का अणु मूव करेगा कि नहीं करेगा, करेगा ना, बिल्कुल वही चीज होती है। लिपिड के अणु में कोई, प्रोटीन के अणु में कोई मूवमेंट नहीं होता है, ये आप ध्यान रखिए। लिपिड के अणुओं की मूवमेंट के कारण ही इसमें भी कौन सा मूवमेंट होता है, लेटरल डिफ्यूजन, पार्श्व विसरण इनमें होता है, समझ में आई बात, ये ध्यान रखना, राइट। और इनसे, इनकी गति से, इनकी गति द्वारा मेम्ब्रेन की फ्लूइडिटी प्रदर्शित होती है, जो वास्तव में लिपिड अणुओं के कारण है। प्रदर्शित किसको होगा, प्रोटीन प्रदर्शित करेंगे, परंतु होता किसकी वजह से, लिपिड अणुओं के कारण। फिर एक अच्छी बात, नेक्स्ट, इसमें एक और मूवमेंट होता है जिसको बोलते हैं फ्लिप फ्लॉप मूवमेंट, राइट। फ्लिप फ्लॉप मूवमेंट, ये एक लेयर के दो अणुओं के बीच में होता है, और ये दो लेयर के अणुओं के बीच में होगा, फ्लिप फ्लॉप मूवमेंट, राइट, ध्यान रखना फ्लिप फ्लॉप मूवमेंट। ये मानती नहीं, आ गया, ये आ गया, और ये इसमें नहीं होता, इसमें फ्लिप फ्लॉप मूवमेंट नहीं होता, तो ध्यान रखना बहुत अच्छे से। लिपिड प्रोटीन के अणुओं में केवल लेटरल डिफ्यूजन होता है, तो इसके आजकल ऑप्शन बहुत बन रहे हैं क्वेश्चन में। क्वेश्चन चाहे करो चाहे ना करो, बेसिक तो पढ़ लो, अपने आप जाकर के नीट में क्वेश्चन कर देना, सब बन जाए, कोई चिंता वाली बात नहीं है। ठीक है, आप ध्यान रखें, लेटरल डिफ्यूजन लिपिड में होता है और प्रोटीन में, लेकिन प्रोटीन में भी किसके कारण होता है, लिपिड के कारण होता है, लेकिन प्रोटीन जो है फ्लिप फ्लॉप मूवमेंट नहीं प्रदर्शित करता, कौन करता है, केवल लिपिड फ्लिप फ्लॉप मूवमेंट प्रदर्शित करता है। चलो लिख डालो जरा जल्दी से।
ठीक है, लिखो जरा फटाफट। हाँ, कार्बोहाइड्रेट। ठीक है, कार्बोहाइड्रेट, 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 राइट, कार्बोहाइड्रेट। और फिर मैं लिख दूं कि मेम्ब्रेन की केवल बाहरी सतह पर पाए कि मेम्ब्रेन की परत के बाहरी सतह पर, राइट, मेम्ब्रेन की बाहरी सतह पर। दूसरी चीज बहुत अच्छी ध्यान रखिए, ये एनिमल सेल में एनिमल सेल में केवल प्रेजेंट, और प्लांट सेल में क्या होते हैं, तो एनिमल सेल में ये प्रेजेंट होते हैं, प्लांट सेल में ये एब्सेंट, राइट, कार्बोहाइड्रेट। ठीक है, और ऑलिगोसैकेराइड चेन फॉर्म फाइव, और वो प्रेजेंट प्लस ये बेटा प्रेजेंट को बस। ऑलिगो, ऑलिगो मतलब होता है कम, तो कार्बोहाइड्रेट केवल बाहरी सतह पर उपस्थित होते हैं, एनिमल से प्रेजेंट होता है, प्रेजेंट होता है, और ऑलिगोसैकेराइड चेन फॉर्म में। ठीक है, ऑलिगोसैकेराइड, मोनोसैकेराइड, डाइसैकेराइड, फिर ऑलिगोसैकेराइड और फिर पॉलीसैकेराइड। तो कोई भी ऑलिगोसैकेराइड का जो मतलब होता है, ऑलिगोसैकेराइड से, ठीक है, कोई भी चीज, कोई ग्लूकोज का अणु, चलो चलो ग्लूकोज का अणु, ग्लूकोज का एक अणु जुड़ा मोनोसैकेराइड, दो जुड़ गए तो डाइसैकेराइड, और इसके 9 से 10 तक जुड़, 9 से 11, राइट, तक जुड़ गए तो ऑलिगोसैकेराइड, उसके ऊपर गए तो पॉलीसैकेराइड। ठीक है, इस तरह से मोनोसैकेराइड, डाइसैकेराइड, पॉलीसैकेराइड का पार्ट। ठीक है, समझ में आएगा। ये मेम्ब्रेन के केवल बाहरी सतह पर उपस्थित होते हैं, ह्यूमन सेल में प्रेजेंट, प्लांट सेल में एब्सेंट, ऑलिगोसैकेराइड चेन फॉर्म में पाए। हो गया। आरबीसी की मेम्ब्रेन जो अपन लेकर के चल, कौन सा पार्ट आप लेकर के चल रहे हैं, आरबीसी, बात तो अपनी चल रही है आरबीसी में। आरबीसी, आरबीसी की मेम्ब्रेन जो ऑलिगोसैकेराइड चेन, आरबीसी की मेम्ब्रेन आउटर सरफेस, ठीक है, ऑलिगोसैकेराइड चेन, इसमें जो शुगर होती है वो है, जो मोनोसैकेराइड शुगर है वो है गैलेक्टोज। कौन सी शुगर होती है, गैलेक्टोज, है ना, गैलेक्टोज को ब्रेन शुगर का, कौन शुगर कहते हैं, कि आप लोग को बहुत जरूरत, समझ में आई बात। एक होती है ग्लूकोज, बोलते हैं ब्लड शुगर, एक होती है फ्रक्टोज, होती है फ्रूट शुगर, और एक होती है गैलेक्टोज, होती है राइट। ये बहुत, इसको ब्रेन शुगर का, स्पेसिफिक टाइप से लिख दो, गैलेक्टोज। जो गैलेक्टोज होता है, ये गैलेक्टोज, ये ब्लड ग्रुप का नहीं, ब्लड ग्रुप का निर्धारण, शुगर जो है गैलेक्टोज, ये ब्लड ग्रुप का निर्धारण।
ठीक है, आगे चले। चलो, एक थोड़ा स्पेशल चीज पर लिखते हैं। ब्लड ग्रुप का निर्धारण करने वाली चीज। नाइन टोन्स किसमें पाए जाते हैं भाई? नाइन टोन। ब्लड ग्रुप का निर्धारण करने वाली चीज कहाँ पाई जाएंगे? नाइन टोन्स। ठीक है, अब देखो इस जगह पर इसकी पोजीशन नाइन टोन्स वन पार्ट में ये निर्धारण करता है कि ब्लड ग्रुप कैसा होगा। ठीक है, समझ में? और यदि बाई चांस ये काम ही नहीं करता है, यदि ये बाई चांस काम ही नहीं करता है, डीएनए सेगमेंट काम ही नहीं करता है, टर्मिनल शुगर जोड़ता ही नहीं, टर्मिनल शुगर जोड़ता ही नहीं, राइट, वहां कोई नहीं, टर्मिनल शुगर नहीं जोड़ेगा मतलब एंटीजन नहीं, कोई टर्मिनल यानी अंतिम शुगर को जोड़ता नहीं, राइट। तो टर्मिनल शुगर गैलेक्टोज की अपन बोले तो एब्सेंट, राइट। गैलेक्टोज क्या होगी? अनुपस्थित। गैलेक्टोज क्या होता है? अनुपस्थित, है ही नहीं। ठीक है, तो ये निकम्मा हो गया, बिना किसी काम का, काम ही नहीं कर रहा है, काम नहीं करता तो उसको बोलते हैं रिसेसिव, अप्रभावी जी, मालूम है? अप्रभावी। तो वो अप्रभावी जो हो गया उसको अपन किससे रिलेट करते हैं? स्मॉल आई और स्मॉल आई। और इसमें सबसे बड़ी बात है कि टर्मिनल शुगर नहीं है तो मतलब क्या नहीं है भाई? एंटीजन, एंटीजन एब्सेंट। समझ में आई बात? तो थोड़ा सा अपन लिख देते हैं, थोड़ा सा नॉलेज आपको दे देते हैं, कोई दिक्कत नहीं। उसमें एंटीजन क्या है? अब इसके बाद गैलेक्टोज शुगर है, एक काम करता है या दोनों काम करते हैं, गैलेक्टोज शुगर होती है, गैलेक्टोज शुगर इसमें क्या होगी? एब्सेंट। यहाँ गैलेक्टोज शुगर होती है विद हाइड्रोक्सिल ग्रुप, गैलेक्टोज शुगर है विद हाइड्रोक्सिल ग्रुप के साथ, ये एक एसिड ऐसा वर्क करता है, राइट। गैलेक्टोज शुगर है विद हाइड्रोक्सिल ग्रुप के साथ, तो वो उसको नाम भी तो देना पड़ेगा ना डीएनए को, तो डीएनए को कुछ नाम देना पड़ेगा। मैंने बोला भाई तेरे को नाम देते हैं आई ए, तो ये हो सकता है काम करे, ये सकता काम ना करे, तब भी इसमें हाइड्रोक्सिल ग्रुप वाली टर्मिनल शुगर होगी, या अपन बोले भाई दोनों काम करते हैं तो आई ए और आई ए, है ना? समझ में आ रही बात? पक्का? एक डीएनए काम कर रहा है, एक काम नहीं कर रहा, तो जो काम नहीं कर रहा है उसकी तो कोई औकात ही नहीं है जिसको बोलते हैं, है ना? तो जो काम कर नहीं कर रहे उनकी कोई औकात होती नहीं, वैसे वो ब्लड ग्रुप है, वो ब्लड ग्रुप की कोई औकात नहीं, रियल, राइट, किसी मैनर में भाई किसी को भी चढ़ा दो कुछ नहीं हो सकता क्योंकि एंटीजन ही नहीं, ठीक है, उसमें एंटीजन नहीं तो एंटीबॉडी नहीं बनाएगा, दे दो दम से किसी को भी चढ़ा दो वो ब्लड, ठीक है। अब ए ब्लड ग्रुप आया तो उसमें एंटीजन कौन सा है? ए, राइट, कौन सा है? ए, ए एंटीजन उसमें ऑलरेडी डिटेक्ट होता है, तो उसको बनाने की दो संभावना है, या तो एक काम करेगी एक काम ना करे, राइट, तो या ये वाला काम करे ये वाला काम ना करे, या दोनों काम करे, तब कौन सा ब्लड ग्रुप उसमें कौन सा जाएगा? ये अब यदि अपन लेकर चल रहे हैं ब्लड ग्रुप के बारे में, तो ये वाला पार्ट हो जाएगा ओ ब्लड ग्रुप, ये वाला पार्ट कौन सा हो गया? ए ब्लड। अब ए ब्लड ग्रुप में एंटीजन ए, राइट, राइट किया, देन इसके बाद तो बॉडी हमारी बॉडी एंटीबॉडी ए नहीं बनाएगी, एंटीजन ए हम मैं धर के बैठा हूं, है ना, तो मेरी बॉडी एंटीजन एंटीबॉडी ए नहीं बनाएगी क्योंकि अपनी को थोड़े अपनी बाट लगानी है, समझ में आई बात? हाँ, ये चीज ध्यान रखना,
वो दूसरा एंटीबॉडी बी बना सकती है, ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना। देन इसके बाद अब इसमें एन एसिटिल कंपाउंड एक आ जाता है, हाइड्रोक्सिल ग्रुप है विद एन एसिटिल, स्पेलिंग गड़बड़ हो गई, विद एन एसिटिल कंपाउंड होता है। तो भाई इसको भी कुछ नाम देना पड़ेगा कि तुमने इससे का अलग काम किया, तो मैंने इसको नाम दिया आई। क्या नाम दिया? आई। आई भी है, एक काम करेगा एक काम करेगा और या दोनों ही काम करेंगे, आई बी और आई, तब ब्लड ग्रुप भाई कौन सा हो जाएगा? बी, राइट। या फिर ये हो सकता है कि एक जो है एक जो एक डीएनए मेरा, राइट, ए बना दे और एक डीएनए मेरा क्या बना दे? बी बना दे। अरे ठीक है ना, एक ही अलग अलग तरीके से, तब ब्लड ग्रुप क्या हो सकता है? ए बी, दोनों। समझ में आई बात? इस समय जो है इसमें आप ध्यान रखना बहुत अच्छे तरीके से, इसमें बॉडी बी बन सकता है, इसमें एंटीजन कौन सा है? ए। कौन सा प्रेजेंट होगा? एंटीजन कौन सा प्रेजेंट है? ए। इसमें कौन सा एंटीजन प्रेजेंट है? बी। और इसमें कौन सा प्रेजेंट है? ए एंड बी। यदि मेरी बॉडी में एंटीजन ए भी है एंटीजन बी भी है तो मेरी बॉडी अपने अगेंस्ट में एंटीबॉडी नहीं बनाएगी, ना ए के लिए बनाएगी ना बी के लिए बनाएगी, पक्का। तो मेरे को कोई भी ब्लड ग्रुप दे, चढ़ा दो, ए चढ़ा दो, देखो पड़ी, बी चढ़ा दो, कोई भी चढ़ा दो, तो ए बी वाला हो जाता है यूनिवर्सल एक्सेप्टर। समझ में आई बात? हाँ, और ओ वाले के अंदर एंटीजन नहीं है। समझ में आई बात? तो इसको कोई भी ब्लड ग्रुप नहीं चढ़ाता, इसमें तुरंत इसकी बॉडी क्या बनाएगी? दूसरा एंटीबॉडी बना देगी, क्योंकि इसके अंदर एंटीजन ही नहीं है, इसकी बॉडी पहले से संरक्षित नहीं है। यदि अपन ने बोला ए एंटीजन, ठीक है, तो ए एंटीजन के लिए हमारी बॉडी, यदि ए ब्लड ग्रुप है मेरा, तो मेरी बॉडी में एंटी, अपन बहुत सिंपल लैंग्वेज में समझे, मेरे पास जो है उसी के विरोध में मेरी बॉडी थोड़ी वर्क करेगी। एंटीजन जब ए है तो एंटीबॉडी ए नहीं बनी, हाँ बी चढ़ा दो तो बी के लिए बन जाएगी। समझ में आई बात? अब जिसमें जब ये एंटीजन है ही नहीं, ये तो शून्य बैठे, उनको नॉलेज ही नहीं कि भैया क्या होता है, कोई एंटीजन आया तो तुरंत बॉडी रिस्पॉन्स करेगी, राइट, और एंटीबॉडी बना देगी फॉरेन पार्टिकल समझ करके। तो इसको कोई ब्लड ग्रुप नहीं दे सकता, राइट। ये सबको दिया जा सकता है क्योंकि इसमें एंटीजन है ही नहीं, तो चढ़ा दो, क्योंकि ये तो ऐसी है ना, इनका कोई औकात ही नहीं है भैया, इनके पास कोई काम ही नहीं है, कोई पार्टिकल ही नहीं है। हमारी मेरी बॉडी को ओ देंगे तो मेरी बॉडी पहचानेगी, क्योंकि उसके ऊपर एंटीजन ही नहीं है, ठीक है, उसको नहीं पहचानता, तो आराम से काम चलेगा। समझ में आई बात? तो इसको यूनिवर्सल क्या कहा जाता है? डोनर। इसको क्या होते हैं? यूनिवर्सल एक्सेप्टर। समझ में? और इसमें भी रिसर्च फैक्टर के मैनर में कहा जाता है कि जेनेटिक्स के मैनर में थोड़ा सा बता दूंगा, नेगेटिव, नेगेटिव वाला, और नेगेटिव वाला मतलब काम ना कर और निकम्मा, एक तो ओ और दूसरा नेगेटिव, और वो भी काम नहीं करने वाला। समझ में बात? तो सबसे इजी है नेगेटिव वाला, ये आप ध्यान रखना, नेगेटिव, नेगेटिव जो बिल्कुल काम नहीं करता है, ओ नेगेटिव ओ पॉजिटिव होगा। पॉजिटिव जो है रिसर्च फैक्टर प्लस हो जाता है, पॉजिटिव उसमें प्रेजेंट होगा, और इसमें नेगेटिव नहीं। समझ में? अच्छे से समझना थोड़ा सा। तो इसमें आप लोग ने वो सुल्तान मूवी देखी थी, हाँ, उसमें ओ नेगेटिव, ओ नेगेटिव एक ऐसा हो गया, देखो नेगेटिव वाले को नेगेटिव का खून दिया जा सकता है, अच्छे से ध्यान रखना, रिसर्च फैक्टर के उसमें आता है, नेगेटिव वाले को नेगेटिव का खून दे सकते हैं, पॉजिटिव वाले को पॉजिटिव का खून दे सकते हैं। दूसरी, पॉजिटिव वाले को नेगेटिव का खून दे सकते हैं, पॉजिटिव वाले को नेगेटिव का खून दे सकते हैं, लेकिन नेगेटिव वाले को पॉजिटिव का खून नहीं दे सकते। मतलब नेगेटिव पॉजिटिव की यदि बात करी जाए, है ना, तो पॉजिटिव को जरूरत पड़ी तो नेगेटिव भी चढ़ा सकते हैं, परंतु नेगेटिव को जरूरत पड़ी नहीं चढ़ा सकते, उसको नेगेटिव चाहिए, और क्या चाहिए? ओ चाहिए, ये तो और कोई दे ही नहीं सकते ना, कोई चीज। ओ नेगेटिव क्या हो जाता है? रेयर हो जाता है। ओ नेगेटिव इस मैनर में क्या हो जाता है? दुर्लभ, कि भैया ओ नेगेटिव वाले को ओ नेगेटिव ही बचा सकता है, कोई दूसरा नहीं बचा सकता। समझ में? तो उस टाइप के मैनर में वो एक रेयर फैक्टर हो जाता है, ठीक है। तो ये थोड़ा सा आप ए बी वाले में क्या होगा? इसमें होगा राइट, इसमें होगा एक बना रहे हैं आई, एक बना रहे हैं आई, अब वो बोथ प्रेजेंट, राइट। तो आप अच्छे से सुनो, अपन इसको बोलते हैं फिनोटाइप। इसको क्या कहा जाता है? फिनोटाइप, राइट।
थोड़ा सा ध्यान में यहाँ पे थोड़ा सा देखता हूँ, गड़बड़ हो गया था, चलता है, चल रहा है, ठीक है। तो क्या बी, क्या क्या पार्ट अपन ले लिया बी, मेरा पार्ट ले लेते हैं ए, राइट। ये होते हैं फिनोटाइप। तो हमारी बॉडी में टोटल ब्लड ग्रुप का फिनोटाइप कितना है भाई? 4, राइट। 1 2 3 एंड 4। 4 फिनोटाइप को रिप्रेजेंट करने के लिए कितने फिनोटाइप में? 6। 1 2 3 4 5 6। तो ये आप बहुत अच्छे जाने की 12वीं एनसीईआरटी में लिखा हुआ, ठीक है। अभी से मैंने आपको बता दिया। 6 फिनोटाइप को प्रेडिक्ट करने के लिए 6 फिनोटाइप। और अभी तक फिनोटाइप फिनोटाइप पढ़ा है ना, समलाक्षणिक समजीविक, है ना। तो फिनोटाइप का मतलब क्या होता है? जो बाहरी संरचना होती है। क्या होता है? बाहरी संरचना क्या होता है? अभी तक यही पढ़े हो, ठीक है। तो जो पढ़े हो उसको भूल जाओ, ठीक है। अब लोधी सर से पढ़ो। एक कोई भी कैरेक्टर जो उसको जीन नियंत्रित करे, वो फिनोटाइप के अंतर्गत आता है। मुझे कोई बीमारी होगी तो भी फिनोटाइप। मिलर ब्लड ग्रुप दिख रहा है? जो बाहरी संरचना काहे की बाहरी संरचना? बाहरी संरचना नहीं, समझ में आई बात? जीन को कंट्रोल करने वाला कोई भी कैरेक्टर फिनोटाइप के अंतर्गत आता है। ब्लड ग्रुप किसका दिख रहा है? मैं कैसे बता दूं तुम लोग का ब्लड ग्रुप क्या है? दिख रहा है क्या? लटक रहा है? नहीं नहीं नहीं, टाइप में नहीं बता रहा ना। तो ऐसा नहीं बाहरी संरचना, एक मॉर्फोलॉजिकल, दूसरा एनाटॉमिक, यानी तीन उसमें आते हैं। और की इसको कहा जाता है मॉर्फोलॉजिकल, एनाटॉमिकल और की संरचना, फिजियोलॉजिकल और समटाइम्स साइकोलॉजिकल। कैरेक्टर भी सबके सब किसमें आ जाते हैं? फिनोटाइप में जाते हैं। मतलब फिजियोलॉजिकल मतलब मुझे कोई डिसीज है, वही फिनोटाइप में है, ठीक है। यदि किसी पर्सन को चल के डायबिटीज है तो वही फिनोटाइप में जाएगा। तो जीन जो कुछ भी कंट्रोल करके बता रहा है वो सब फिनोटाइप में आएगा, चाहे दिखे चाहे ना दिखे। उसके अलावा जो जीनिक में जाता है, ये केवल ये फिनोटाइप आता है, और पूरी दुनिया का दूसरा पूरा पार्ट जो है वो फिनोटाइप, ठीक है। तो ये बिल्कुल उगालते में ना रहो गलतफहमी में कि जो दिख रहे हैं वही करेक्टर फिनोटाइप है, ठीक। ब्लड ग्रुप दिखता नहीं, दिखता ऊपर का बता कहीं, ठीक है। मेम्ब्रेन का डायग्राम। तो अब आप लोग मेम्ब्रेन का कंप्लीट जो डायग्राम है वो बनाएंगे इसी मेथड में। ये बहुत इजी है, कोई दिक्कत नहीं है, बढ़िया दिख रहा है। और क्योंकि पहले मैंने बनाया था इसका इसकी लैंग्वेज जो है वो बैंड हो चुकी है, ठीक है। सबकी सब देखते हैं, यदि एक आध और डायग्राम रखा होना चाहिए यहाँ वहाँ, यदि है तो। है क्या भाई? नहीं है, नीचे तो नहीं है। और नेक्स्ट पेज पे क्या है? नेक्स्ट पेज भी देख लेते हैं। नहीं, नेक्स्ट पेज में नहीं है। इसी को थोड़ा आप लोग आराम से बनाइए, कोई दिक्कत नहीं है। और मैं भी थोड़ा इसको सुधारता जाता हूँ। तो लिपिड मॉलिक्यूल्स एज यूजल, हेड एंड टेल्स ऑफ लिपिड जो पार्ट प्रेजेंट है। तो ये पोर्शन है अपना हेड वाला पार्ट। पहले जब मैंने डायग्राम बनाए थे उसमें मैंने काफी थिन, राइट, पेन यूज कर लिया, तो उसकी वजह से सब ये एक प्रॉब्लम आ गई। हेड ऑफ द लिपिड, आउटसाइड, टेल वाला पार्ट एट द सेंटर।
हाँ 1। ठीक है आराम से। तो ये हो गया अपना लिपिड, हेड ऑफ द लिपिड। ये हो गया टेल वाला पार्ट। ठीक है, देन कोलेस्ट्रॉल मॉलिक्यूल। जो है कोलेस्ट्रॉल मॉलिक्यूल, ठीक है। और इंट्रिंसिक एक्सट्रिंसिक प्रोटीन। चलिए ठीक है, ओके। पार्सली और कंप्लीटली एम्बेडेड। कंप्लीटली एम्बेडेड ये पार्ट आ गया, ठीक। और ये चेन वाला पार्ट ऐसे नहीं बनाना चाहिए वैसे, इसको तो थोड़ा थिक मैनर में और थिक ले लो, ऐसा बनना चाहिए। बन जाए तो है ना, ऐसा आना चाहिए। ये मैंने बना दिया था अभी कुछ समय पहले, ये भी सुधारा था, इसको भी लिख सकते हैं। ऐसा लिख लो या फिर थोड़ा और। विद द टर्मिनल शुगर। ठीक है। और कार्बोहाइड्रेट के बारे में एक बड़ा अच्छा बात बतानी थी, इसमें पीरियड होता है कार्बोहाइड्रेट चेन जो होती है, यदि देखो प्रोटीन से जुड़ी है तो इसको बोलते हैं ग्लाइकोप्रोटीन। ठीक है, प्रोटीन से जुड़ा हुआ है जिसे कहा जाता है ग्लाइकोप्रोटीन। ठीक है, इधर ऐसे लिख देता हूँ, प्रोटीन से जुड़ा हुआ है तो ये कहलाएगा ग्लाइको ग्लाइकोप्रोटीन, क्योंकि प्रोटीन से जुड़ा है तो कहलाएगा ग्लाइकोप्रोटीन, है ना। और लिपिड से भी जुड़ा होगा तो कहलाएगा ग्लाइकोलिपिड। ठीक है, ग्लाइकोप्रोटीन एंड ग्लाइकोलिपिड, और दोनों को कंबाइन कहेंगे भाई, बढ़िया एक बार और नोट्स में करी कवर कर लो। ठीक है, कहेंगे ग्लाइको ग्लाइको कैलिक्स। और वही जो मैंने आपको लिखवाया प्रेजेंट इन एनिमल सेल्स, है ना, ये मैंने आपको लिखवा दिया है ग्लाइको कैलिक्स वाला पार्ट पहले, ग्लाइको कैलिक्स। और बढ़िया पोर्शन दिया हुआ है, प्रेजेंट इन एनिमल सेल, एब्सेंट इन प्लांट सेल, और वर्क एज अ एंटीजन।
राइट? ओलिगोसैकेराइड चेन, ओलिगोसैकेराइड चेन, ओलिगोसैकेराइड चेन या आउटसाइड है। इसको ट्रांस मेम्ब्रेन प्रोटीन और टनल प्रोटीन भी कहते हैं। ठीक है, ट्रांस मेम्ब्रेन प्रोटीन। ट्रांस मेम्ब्रेन प्रोटीन वास्तव में कौन से प्रोटीन है भाई? ये है इंटीग्रल प्रोटीन है, इंटीग्रल प्रोटीन। इंटीग्रल प्रोटीन जब कभी दोनों सतह तक फैल जाए, दोनों पार्ट तक, तो उसको बोल देते थे ट्रांस मेम्ब्रेन प्रोटीन। ये नेटवर्क प्रोटीन बनाना, तो बनाना, ये तो नहीं बनाना। नेटवर्क प्रोटीन पहले हम लोग बनवाते थे, तो अब उस दिन अपना मैंने बोला यार कुछ और बढ़ा दो। ठीक है, और कोलेस्ट्रॉल, राइट? तो कोलेस्ट्रॉल वाले पार्ट को कहीं और ले लेते हैं भाई, कोई दिक्कत ही नहीं। ये हो गया कोलेस्ट्रॉल, फाइटोस्टेरॉल। ठीक है, अंदर साइड जो प्रेजेंट है अल्फा हेलिकल प्रोटीन, दिस वन इज एन एग्जांपल ऑफ इंट्रिंसिक प्रोटीन, राइट? अल्फा हेलिकल प्रोटीन। ये फाइब्रस प्रोटीन होते हैं, ये वाले पार्ट, ये फाइबर आउटसाइड। ठीक है, अब टेल की बात कर लेते हैं, और हो गया पेरिफेरल प्रोटीन्स, अपन ऊपर लिख देते हैं। फाइब्रस प्रोटीन जो है वो कौन सा हो गया? पेरिफेरल प्रोटीन। पेरिफेरल प्रोटीन्स का मतलब आपको मालूम ही है ना? पेरिफेरल प्रोटीन जो है परिधि। लिपिड के बारे में यदि चलते हैं, तो लिपिड में प्रेजेंट होगा हेड, टेल्स ऑफ लिपिड, और हेड, राइट? हेड ऑफ द लिपिड और टेल्स ऑफ द लिपिड यदि लेकर के चलते हैं। चलो ये कलर दे दो। इधर से इधर तक, ये तक। ठीक है, और इसमें देखते हैं तो हेड ये वाला पार्ट है, और हेड ये वाला पार्ट, बीच वाला है टेल ऑफ द लिपिड। ठीक है, और टेल ऑफ द लिपिड एज यूजुअल, जैसे मैंने बताया था कि टेल ऑफ द लिपिड, सॉरी, टेल ऑफ द लिपिड, चलो टेल ऑफ द लिपिड वर्क एज अ बैरियर फॉर पोलर मॉलिक्यूल और वाटर soluble मॉलिक्यूल। टेल ऑफ द लिपिड, टेल ऑफ द लिपिड वाला जो एरिया होता है, ठीक है, कोलेस्ट्रॉल और सब तो हो गया भाई। ठीक है, सारी कुछ चीजें। एक बेचारा बंदा ये रह गया था, इसको भी थोड़ा सा मार्क कर दें, एक्सटेंसिव प्रोटीन में सारा हो गया उस साइड। ठीक है, वर्क एज अ बैरियर फॉर द lipid and lipid soluble particle and polar molecule, right? Work as a barrier for the water and water soluble molecule and ionized molecule वाला पार्ट अपन लिख सकते हैं, जो टेल ऑफ द लिपिड होता है। टेल ऑफ द लिपिड हो जाएगा, टेल ऑफ द लिपिड वर्क एज, वर्क एज बैरियर, वर्क एज बैरियर। ठीक है, थोड़ा सा चेंज करते हैं,
किस किस के लिए? वर्क एज अ बैरियर फॉर पोलर मॉलिक्यूल। वाटर मॉलिक्यूल जाएगा, वाटर soluble molecule और ionized molecule, इन सब के लिए ये वर्क करेगा एज अ बैरियर। कौन सा? टेल ऑफ लिपिड। बढ़िया, बढ़िया सजा दिया है कि नहीं? शानदार मैंने लगने लगा। ये देखो, और बढ़िया शानदार डायग्राम, डायग्राम ही डायग्राम देख रहा है, दिक्कत ही नहीं है। ठीक है। पेरिफेरल ओलिगोसैकेराइड चेन, ग्लाइकोलिपिड ग्लाइकोप्रोटीन, ग्लाइकोकैलिक्स कहलाता है, एनिमल सेल में प्रेजेंट, प्लांट सेल में एब्सेंट, वर्क एज अ एंटीजन। ठीक है। और वर्क एज अ बैरियर किसके लिए होता है? लिपिड, लिपिड की जो टेल्स होते हैं, पोलर मॉलिक्यूल, वाटर वाटर सॉल्युबल मॉलिक्यूल एंड आयोनाइज्ड मॉलिक्यूल के लिए। ठीक है। तो ये हो गया भाई, तो आज के लिए इतना काफी है। ठीक है। ओके बाय बाय, नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे इसके फंक्शन के साथ।